1556 ईस्वी से 1605 तक लगभग 50 वर्षों के शासनकाल में अकबर ने अनेक उपलब्धियां हासिल करके अपनी सत्ता को मजबूत कर लिया था। विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में अकबर के प्रशासनिक उपलब्धियों के अंतर्गत हम अकबर परिचय, राजनीतिक उपलब्धियां, अकबर के नौरत्न, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, मनसबदारी व्यवस्था एवं अंत में सारांश के माध्यम से इसका विवेचन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमा आर्मो, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। अकबर की प्रशासनिक उपलब्धियों का शैक्षिक उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। विद्यार्थियों, आइए आगे हम प्रस्तुत व्याख्यान की प्रस्तावना की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, मुगल साम्राज्य का उदय मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक युग परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। प्राचीन भारतीय साम्राज्यवादियों की भांति मुगलों ने विजेताओं एवं शासकों की तुलना में और भी अधिक कार्य किया। अकबर का जन्म सिंध के धार जिले में राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। उसकी माता हमीदा बानो थी, जो हुमायूं के भाई हिंदाल के सिया गुरु मीर बाबा दोस्त यानी कि शेख अली अकबर की पुत्री थी। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कलानौर यानी कि पंजाब में था। उस समय उसकी उम्र मात्र 13 साल 4 महीने की थी। तब उसके संरक्षक बैरम खान ने जल्दबाजी में 10 फरवरी 1556 ईस्वी में ईंटों का सिंहासन बनाकर उसे बादशाह घोषित कर दिया। तत्पश्चात दिल्ली में 11 फरवरी को अकबर के सम्राट बनने की सूचना दी गई। अकबर सम्राट बनने के बाद साम्राज्यवादी नीति के तहत सबसे पहले हिंदू शासक हेमू से पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 ईस्वी को युद्ध किया। इसके बाद अकबर ने 1564 ईस्वी से लेकर 1601 ईस्वी तक अनेक महत्वपूर्ण युद्ध करके अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, आइए जानते हैं अकबर ने किस प्रकार अपनी राजनीतिक स्थिति को स्थिरता प्रदान की। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। विद्यार्थियों, अपनी विशाल सैन्य शक्ति के कारण लगभग 50 वर्षों तक अर्थात 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक बिना रुकावट के अकबर ने शासन किया। इस दौरान उसने साम्राज्य विस्तार किया। वह सबसे पहले उत्तर की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर और फिर पूर्व की ओर और अंत में मध्य भारत से दक्षिण की ओर। इस तरह अगर हम देखें तो साम्राज्य विस्तार के इस क्रम को 3 अवस्थाओं में रखकर इसका विश्लेषण कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इसकी प्रथम अवस्था 1556 ईस्वी से 1570 ईस्वी का है, जिसमें उसने सूर्य वंश को हराकर गंगा घाटी को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद उसने मेवाड़ के सुसोदिया वंश को अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात उसने अपने विद्रोही सौतेले भाई का दमन किया, जिसका नाम था मिर्जा हकीम, और फिर उसने 1570 ईस्वी में गुजरात विजय किया। उसके बाद 1570 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक की साम्राज्य विस्तार की दूसरी अवस्था के अंतर्गत उसने पूर्वी बंगाल, बिहार व उड़ीसा को अपने अधीन किया। तत्पश्चात साम्राज्य विस्तार की सबसे अंतिम अवस्था 1585 से 1605 ईस्वी के बीच उसने उत्तर पश्चिम सीमा यानी सबसे पहले उसने कंधार पर अधिकार किया, फिर उसके बाद कश्मीर पर अधिकार कर लिया और फिर सबसे अंत में काबुल पर अधिकार कर लिया और इसके बाद दक्षिण की तरफ बढ़ा, जहां पर उसने खानदेश, बरार, फिर अहमदनगर पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस प्रकार विद्यार्थियों, अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के बाद उसका ध्यान प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तरफ गया, जिसमें उसने अनेक उपलब्धियां हासिल की। उसकी प्रशासनिक अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। विद्यार्थियों, अकबर के प्रशासन में उसके द्वारा स्थापित 9 रत्नों की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
वे विशाल मुगल साम्राज्य के संचालन अर्थात युद्ध नीति, राजस्व व्यवस्था, संगीत, साहित्य, अर्थनीति, विदेश नीति, गुप्तचरी आदि कार्यों में अपनी दक्षता एवं चातुर्य से मुगल साम्राज्य को आलोकित करते थे। आप स्क्रीन की सहायता से इन नवरत्नों का अवलोकन कर सकते हैं। इनमें बीरबल सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। विद्यार्थियों, अकबर ने प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से अपने प्रशासन को प्रमुख 3 भागों में विभक्त किया था: केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन। विद्यार्थियों, आइए जानते हैं अकबर की प्रशासनिक पदों के विभिन्न सोपान एवं उनके कार्य। इसके अंतर्गत सबसे प्रमुख सम्राट होता था। अकबरकालीन प्रशासन का स्वरूप निरंकुश राजतंत्र का था। सम्राट कार्यपालिका, वैधानिक, न्यायपालिका और सेना सभी तीनों का प्रमुख था, किंतु उसका प्रमुख कर्तव्य प्रजा का कल्याण करना था। सम्राट के बाद प्रमुख अधिकारी वकील यानी कि प्रधानमंत्री था। अकबर के प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था। वह केंद्रीय सरकार के समस्त विभागों का अध्यक्ष होता था। वह अपने अधीन मंत्रियों को नियुक्त और हटाने का अधिकार रखता था। यह सम्राट का प्रतिनिधि था, अतः सम्राट के समस्त अधिकार उसके पास थे। बैरम खां के बाद इस पद का प्रभाव खत्म सा हो गया था। विद्यार्थियों, दूसरे नंबर पर वजीर के रूप में देख सकते हैं। विद्यार्थियों, अकबर के प्रशासनिक अधिकारियों में दूसरे नंबर पर वजीर अथवा दीवान होता था, जिसे दीवाने कुल के रूप में भी जाना जाता था। यह राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। अकबर के शासनकाल में वकील के न होने पर यह प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य करता था। इसके अधीन प्रमुख 5 अधिकारी होते थे, जो कि स्क्रीन की सहायता से आप इसका अवलोकन कर सकते हैं, जिसमें पहला था दीवाने खालसा। दीवाने खालसा का काम होता था भूमि संबंधी प्रबंधन का कार्य देखना। इसके अलावा दूसरे नंबर पर दीवाने तन, जो कि नगद वेतन संबंधी कार्यों की देखरेख करता था। तीसरे नंबर पर दीवाने जागीर, जो कि जागीर और जागीरदारों का हिसाब किताब रखता था। चौथे नंबर पर दीवाने तौजी, जो कि सेना संबंधी हिसाब किताब एवं उनके संगठन का कार्य देखता था। इसके अलावा सबसे अंत में दीवान के अधीन 5वें नंबर पर दीवाने बयूतात नामक विभाग होता था, जो कि कारखाना विभाग की देखरेख करता था। विद्यार्थियों, केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत हमने देखा वकील और वजीर के कार्यों को। इसके पश्चात जो है दीवान के बाद मीर बख्शी का स्थान, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता था। वह सेना के संगठन का कार्य करता था। वह मनसबदारों की नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन का लेखा जोखा भी रखता था। इसके पश्चात हम देखते हैं कि अकबर के केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सद्र उस-सुदूर होता था, एक अधिकारी, जो कि यह धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। इस प्रकार राज्य की धार्मिक नीतियों की देखरेख भी यह करता था। विद्यार्थियों, प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से अकबर ने केंद्र को विभिन्न प्रांतों में विभक्त किया था, जिसमें प्रमुख रूप से दिल्ली, आगरा, अजमेर, अवध, इलाहाबाद, बिहार, बंगाल, मुल्तान, लाहौर, काबुल, अहमदाबाद, मालवा और दक्षिण में बरार, खानदेश और अहमदनगर शामिल थे। इन 15 सूबों के माध्यम से वह अपने कार्यों को संचालित करता था और उसके प्रमुख अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिसमें हम देख सकते हैं नंबर 1 था सिपह सालार, उसके बाद प्रांतीय बख्शी, दीवाने सद्र, कोतवाल, वाक्यान्विश और मीर बहर शामिल थे। विद्यार्थियों, प्रांतीय प्रशासन के पश्चात
उसके ही अधीन स्थानीय प्रशासन होता था, जिसके अंतर्गत सरकार, परगना, ग्राम। सरकार के अंतर्गत जो है कार्य करने के लिए उसके प्रमुख अधिकारी होते थे, जिसमें फौजदार, अमलगुजार, वित्तची, खजानदार आदि शामिल होते थे। इसी तारतम्य में परगना के अधिकारी होते थे सिकदार, आमिल, अमीन, पोतदार, कारकुन, कानूनगो आदि होते थे। और सबसे छोटी इकाई जो होती थी प्रशासन की, वह थी ग्राम, जिसके अंतर्गत ग्राम का मुकद्दम होता था प्रमुख, और जिसे खुत या चौधरी भी कहा जाता था। उसकी सहायता के लिए पटवारी आदि अधिकारी होते थे। विद्यार्थियों, अकबर के संपूर्ण प्रशासन का आधार उसकी मनसबदारी पद्धति पर आधारित थी। इस प्रणाली का स्वरूप सैनिक था। प्रत्येक मुगल अधिकारी को इस पद क्रम में रखा जाता था। मुगल सेना में सम्राट अकबर के द्वारा यह पद्धति लागू की गई थी, जो कि मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मनसब का अर्थ जो होता है वो शाब्दिक है। अरबी भाषा के मनसब का अर्थ पद या श्रेणी अथवा ओहदे से लिया जाता है। अकबर ने संपूर्ण मनसब को अल्लाह शब्द के रूप में गणना करके उसका योग अर्थात 1 धन 30 धन 30 धन 5 यानी कि 66 श्रेणियों में विभाजित किया। परंतु अकबर के इस पद्धति को अबुल फजल ने केवल 33 श्रेणियों का ही उल्लेख किया है। मनसबदारी एक राजकीय पद हुआ करता था। मनसब प्राप्त करने वाले उसके बाद जो है उसका शाही दरबार में प्रतिष्ठा, स्थान एवं वेतन का ज्ञान हो जाता था। इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सैनिक सत्ता का केंद्रीकरण करना था, जिसके बल पर एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। पद और श्रेणी के अर्थ वाले मनसब के लागू करने का प्रथम उल्लेख अकबर के शासन के 11वें वर्ष में मिलता है, परंतु मनसब के जारी होने का उल्लेख 1577 ईस्वी में मिलता है। इसके अंतर्गत पद अथवा ओहदा को जात यानी कि पद में विभाजित बाद में कर दिया गया। उसके बाद जो है इसका दूसरा जो था वो सवार यानी कि घुड़सवार, यानी कि अगर इसको कहा जाए तो जात और सवार में बांट दिया गया था। जात द्वारा वेतन और प्रशासनिक पदवी ज्ञात होती थी और सवार द्वारा घुड़सवारों की संख्या और उन्हें दिया जाने वाला वेतन निश्चित होता था। सबसे छोटा मनसब जो होता था वह था 10 सवारों का तथा सबसे बड़ा मनसब 10,000 का होता था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें 5,000 से ऊपर के मनसबदार केवल राजकुमारों को ही बनाए जाते थे। अकबर द्वारा बाद में राजकुमारों को 12,000 और शासन के अंतिम वर्षों में अन्य लोगों को 7,000 मनसब अकबर ने प्रदान किए थे। विद्यार्थियों, आइए जानते हैं अकबर का राजस्व प्रशासन। अकबर का उद्देश्य था कि राजस्व व्यवस्था स्थायी और वृद्धिशील हो। इसके लिए उसने भूमि सुधार करके कर का निर्धारण किया। 1575 ईस्वी में भू पैमाइश के लिए नई और बेहतर जरीब का प्रयोग किया और इलाही गज की माप 41 अंगुल निश्चित कर दी गई। भूमि का वर्गीकरण कराया गया, जिसके अंतर्गत 4 श्रेणियों में यानी कि पोलज, परती, चाचर और बंजर भूमि का निर्धारण किया गया। प्रत्येक श्रेणी की भूमि को उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणियों में विभाजित करके उत्पादन का औसत निकाला गया और 1/3 भाग भूमि कर के रूप में निर्धारित किया गया। 1580 ईस्वी में राजा टोडरमल के द्वारा आईने दहशाला यानी कि दहशाला बंदोबस्त लागू की गई। इसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों के उत्पादन का औसत निकाला गया और भूमि राजस्व को नकदी में परिवर्तित कर दिया गया। इससे कृषक को लगान की निश्चित रकम पहले से ही ज्ञात रहती थी और राज्य को भी अपनी आय का ज्ञात हो जाता था। राजस्व की यह प्रणाली पूरे मुगल साम्राज्य में चली। इसे जब्ती प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि अकबर ने अनेक प्रशासनिक सुधार किए, जिसके अंतर्गत अकबर की निरंकुश केंद्रीकृत प्रशासनिक उपलब्धियों का मुख्य आधार जन कल्याण की भावना निहित थी।
उसके द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था में बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अधिकार और संरक्षण प्राप्त थे। उसने प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से केंद्र, प्रांत, सरकार और परगने में एक सी व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसके अधिकारी योग्यता के आधार पर नियुक्त किए गए थे। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उसने अनेक प्रयोग किए, जिसमें प्रमुख रूप से मनसबदारी व्यवस्था, दहशाला व्यवस्था आदि शामिल थे। विद्यार्थियों, प्रस्तुत व्याख्यान में इन मुख्य शब्दों पर प्रकाश डाला गया है। अकबर परिचय, राजनैतिक एकता, नवरत्न, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, मनसबदारी व्यवस्था आदि शामिल हैं। Wish you good luck. Thanks for watching.